हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे बी फार्मा फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स से। आपके सिलेबस में आपका सिलेबस जो किसका है, बायोकेमिस्ट्री का। हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री सिलेबस की। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री का जो सिलेबस है आपका, इसमें 5 यूनिट्स हैं। सबसे पहली यूनिट जो है वो डिस्क्राइब करती है किसके बारे में, बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या है? All the carbon containing organic molecules, all the carbon containing organic molecules produced by living cells that are essential for the life are called biomolecule. ठीक है, तो all carbon containing organic molecules produced by living cells, produced by living cells and are essential for life are called बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं बेटा, ये आपके सिलेबस में जो है कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स। सबसे पहला जो आता है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, नेक्स्ट है प्रोटीन, देन लिपिड, देन एमिनो एसिड्स। प्रोटीन एंड एमिनो एसिड्स हम एक साथ ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, एंजाइम्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये इतने बायोमॉलिक्यूल्स आपको पढ़ना है ना। ये सभी बायोमॉलिक्यूल्स जितना है स्पेसिफिकली किसका किसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। इनका हमें क्या क्या पढ़ना है, इनकी हमें पढ़ना है डेफिनेशन। इनकी हमको क्या क्या पढ़ना है बेटा, डेफिनेशन पढ़नी है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है। इतना तो हमें फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ना है ना। फर्स्ट यूनिट में हर एक बायोमॉलिक्यूल का डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद आगे कमिंग यूनिट्स में इनका क्या आ जाता है, फिर मेटाबॉलिज्म आ जाता है। ठीक है, तो हम ना ऐसे एक एक यूनिट करने से अच्छा, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट किया है ना, तो हम कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, केमिस्ट्री और मेटाबॉलिज्म सब एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम प्रोटीन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लिपिड पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, एंजाइम पढ़ेंगे। ऐसे करने से हमारा पूरा सिलेबस इन 5 हिस्सों में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम किससे, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल सी डेफिनेशन सबसे पहले करेंगे इसकी हम डेफिनेशन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स विच कंटेन्स आइदर एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी alcohols which contains either aldehyde group और कीटोन ग्रुप। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो गए, वैसे ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल हो गए जिनमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है या फिर कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं किसकी, ग्लूकोज की, और दूसरा कौन है, फ्रुक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज का यदि हम स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा, तो क्या होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, CH2OH, CHOH कितनी बार होता है ये बेटा, 4 बार, और लास्ट में कौन आ जाता है, CHO। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देखते हैं, CH2OH, CHOH कितनी बार, 3 बार, C डबल बॉन्ड O,
CH2OH। ठीक है, ये कौन है? ग्लूकोज है। ये कौन है? फ्रुक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज में कौन सा स्ट्रक्चर है, फंक्शनल ग्रुप है बेटा? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड है। ठीक है, ये देखो कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप। ठीक है, तो फ्रुक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? कीटोन ग्रुप होता है। और ग्लूकोज में कौन सा होता है? एल्डिहाइड होता है। दोनों ही क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। इसके अलावा देखो इसमें बहुत सारे क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, OH ग्रुप भी है। हमने डेफिनेशन क्या बताई? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स, है ना? बहुत सारे OH ग्रुप है विच कंटेन्स आइदर एल्डिहाइड ग्रुप या और कीटोन ग्रुप, जिसमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप है जैसा कि किसमें है? ग्लूकोज में है, और कीटोन ग्रुप जैसा किसमें है? फ्रुक्टोज में। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई? कार्बोहाइड्रेट्स की। देखो बेटा, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं कि इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, एक पर्टिकुलर रेशियो होता है, इसका ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा डिटेल करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक सिंपल डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसका आएगा, क्या कहेगा बेटा? क्लासिफिकेशन। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला मोनोसैकेराइड्स, सेकेंड डाइसैकेराइड्स, थर्ड oligosaccharides, and fourth one is the polysaccharides। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड, ये क्या हो गए? क्लासिफिकेशन हो गया किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, अब देखो बात को समझना, कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना बेटा वो सुगर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो जब सिर्फ एक सिंगल सुगर मॉलिक्यूल है ना, उसकी हम फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। जब वो सिर्फ एक सुगर मॉलिक्यूल से बना है, उसके आगे हम हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? हम मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स क्या हो गए? ऐसे शुगर मॉलिक्यूल, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए जिनके हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ एक ही शुगर मॉलिक्यूल से बने हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स क्या हो जाएगा? दे कंटेन only one sugar unit and cannot be hydrolyzed। उनकी अगेन हाइड्रोलाइसिस हम नहीं कर सकते। इसमें एग्जांपल इसमें आ जाता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये क्या हो गया? मोनोसैकेराइड्स हो गए। अब देखो इसमें फिर आ जाता है ट्रायोजेस हैं, टेट्रोजेस हैं, पेंटोजेस हो गए, हेक्सोजेस हो गए। इतना पढ़ने की जरूरत है नहीं, है ना? आपको सिर्फ ये याद रखना है मोनोसैकेराइड्स इसमें कौन कौन से हैं बेटा, जो जिनकी हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। और एग्जाम्पल में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, ये सब क्या हो गए? मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हो गए। देन डाइसैकेराइड्स, नाम से समझ में आ रहा है इसमें 2 शुगर यूनिट है, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से बनके बने हुए। दे कंटेन 2 sugar units and gives and on hydrolysis gives 2 molecules of monosaccharides। तो क्या हो जाएगा? they contain 2 sugar units and on hydrolysis gives 2 molecules of monosaccharides। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देखो डाइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा सुक्रोज। किससे बना होता है सुक्रोज? सुक्रोज की यदि हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं बेटा, इसमें एक मॉलिक्यूल होता है किसका? ग्लूकोज का, दूसरा मॉलिक्यूल होता है किसका? फ्रुक्टोज का। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल है इसमें ग्लूकोज का, दूसरा मॉलिक्यूल है किसका? फ्रुक्टोज का। इसके बाद आता है कौन? माल्टोज। तीसरा एग्जाम आ जाता है लैक्टोज। लैक्टोज कहाँ होता है? लैक्टोज शुगर को हम क्या बोलते हैं?
लैक्टोज का। अच्छा पहले सुक्रोज से बात करते हैं। सुक्रोज कौन सी शुगर है? टेबल शुगर। घर में जो हम शुगर खाते हैं बेटा, घर में जो चीनी हम खाते हैं वो कौन सी सुक्रोज शुगर होती है बेटा? वो होती है आपकी सुक्रोज बोलते हैं ना। जो टेबल शुगर घर में हम चीनी खा रहे हैं वो कौन सी है? सुक्रोज है। ठीक है। फिर दूसरी बात करी मैंने किसकी? माल्टोज की। तो जो मिल्क में शुगर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर भी बोलते हैं। ठीक है। तो चीनी जो घर में हम खा रहे हैं वो कौन सी हो गई? सुक्रोज हो गई। और इसके बाद ये जो कौन सी हो गई बेटा? ये हो गई आपकी लैक्टोज होती है कौन सी? मिल्क शुगर होती है। ठीक है। अब ग्लूकोज सुक्रोज जो होती है इसमें दो मॉलिक्यूल होते हैं किसके? एक मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल होता है फ्रुक्टोज का। ठीक है। माल्टोज जो होता है उसमें बेटा दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के आपस में जुड़े होते हैं, है ना। यदि हम इसकी हाइड्रोलाइसिस कराएं, किसकी? माल्टोज की यदि हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें एक ग्लूकोज, दो मॉलिक्यूल अब क्या मिल जाते हैं? ग्लूकोज के मिल जाते हैं। ठीक है। इसके बाद थर्ड हमने बताया कौन? लैक्टोज। तो लैक्टोज की हाइड्रोलाइसिस कराने से हमको एक मॉलिक्यूल मिलता है ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल मिलता है किसका? गैलेक्टोज का। ठीक। तो ये कौन हो गए? डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड्स क्या हो गए? उसमें दो मॉलिक्यूल होते हैं किसके? शुगर यूनिट के दो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं और हाइड्रोलाइसिस करने से यही हमको मिल जाते हैं, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है कौन बेटा? ओलिगोसैकेराइड्स। कुछ बुक्स में बेटा बोलता है कि ये 2 और 10 के बीच में, कुछ वो बोलता है मोर देन 2 एंड लेस देन 10 नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। हम यही लेके चलेंगे। ओलिगोसैकेराइड्स में 2 से ज्यादा और 10 से कम शुगर मॉलिक्यूल्स होता है, शुगर यूनिट्स होती हैं। ठीक है ना। तो ऑन हाइड्रोलाइसिस ओलिगोसैकेराइड्स गिव्स मोर देन 2 एंड लेस देन 10 नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ऑन हाइड्रोलाइसिस oligosaccharides gives more than 2 and less than 10 molecules of monosaccharides. ठीक है। इसका एग्जाम्पल, इसमें दो एग्जाम्पल हैं। एक है स्टेकायोज एंड रेफिनोज। ठीक है। स्टेकायोज एंड रेफिनोज एग्जाम्पल हो गया किसका बेटा? ओलिगोसैकेराइड का हो गया। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्या? पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स नाम से क्या समझ में आया है? इनकी यदि हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो 10 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे। ठीक है। दे प्रोड्यूसेस मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस। दे प्रोड्यूसेस more than 10 molecules of monosaccharides on hydrolysis. ठीक है। यदि हम पॉलीसैकेराइड के हाइड्रोलाइसिस कराएं तो हमको 10 से ज्यादा शुगर या मोनोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। पॉलीसैकेराइड्स की एक्चुअली दो कैटेगरीज होती हैं। पहला होता है होमोपॉलीसैकेराइड्स और दूसरा होता है कौन सा? हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है। होमोपॉलीसैकेराइड्स जिनके हाइड्रोलाइसिस करने से हमको एक ही टाइप के शुगर मॉलिक्यूल्स मिले। फॉर एग्जांपल स्टार्च। स्टार्च के हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे हमको क्या मिलेंगे? नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो होमोपॉलीसैकेराइड्स क्या हो गया बेटा? जिनके हाइड्रोलाइसिस कराने से हमको सिर्फ एक ही टाइप के शुगर मॉलिक्यूल मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? होमोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है। और जब एक से ज्यादा मोर देन 1 टाइप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइसिस से मिले उनको क्या बोलते हैं? हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। तो they yields
only one type of sugar molecules on hydrolysis. इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा कौन, स्टार्च। ठीक है, इसमें कौन आ जाएगा, स्टार्च आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आ गया कि बेटा स्टार्च। स्टार्च कहाँ होता है, स्टार्च होता है हमारे कहाँ पर, प्लांट में। प्लांट्स में ग्लूकोज किसके फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, तो प्लांट में होता है स्टार्च। स्टार्च की हम हाइड्रोलाइसिस कराए ना बेटा, तो क्या होगा, एन नंबर ऑफ, बहुत सारे क्या मिलेंगे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलेंगे। ठीक है, इसी का सेम एग्जांपल ये प्लांट्स में हो गया। सेम इसके बाद एनिमल्स में हम बात करेंगे, तो एनिमल्स में क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। तो ये कहाँ होता है, एनिमल्स में। वही सेम बात, इसकी भी हम हाइड्रोलाइसिस कराएं, किसकी, ग्लाइकोजन की, तो हमें क्या मिलेंगे, एन नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, एनर्जी का तो प्रोडक्शन करता ही करता है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन यदि एक्स्ट्रा में हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है, तो हमारी बॉडी किसके फॉर्म में स्टोर कर लेती है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, इसको आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, और डिटेल है ये। हमें सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि होमोपॉलीसेकेराइड्स के हाइड्रोलाइसिस कराने से हमें एक ही टाइप के क्या मिलते हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा कौन, स्टार्च और ग्लाइकोजन। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स जो है, दे यील्ड मोर देन वन टाइप ऑफ sugar molecule on hydrolysis. They yield more than one type of sugar molecule on हाइड्रोलाइसिस, है ना, एक से ज्यादा टाइप के शुगर मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइसिस पे दे रहा है। इसका एग्जांपल है हेपेरिन। ठीक है, और इसका एग्जांपल है हाइलोरोनिक एसिड। हाइलोरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड। हाइलोरोनिक एसिड है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, क्लासिफिकेशन हो गया किसका, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक, समझ में आई बात, तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट है, देखो इसकी पढ़ना, बेसिकली हमें क्या है, इसकी केमिस्ट्री पढ़नी है और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पढ़नी है। ठीक है, अब केमिस्ट्री में मुझे जहां तक लगता है कि हमें ना इसके रिएक्शंस नहीं पढ़नी है, कि ऑक्सीडेशन होने से क्या होता है, रिडक्शन होने से क्या होता है, ये ना तो कभी एग्जाम में आता है और ना ही मुझे लगता पढ़ना चाहिए। लेकिन यदि फिर भी पर भी जरूरत है तो हम सिर्फ एक दो रिएक्शंस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिक ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनेगा, ग्लूक्योरोनिक एसिड मिलेगा। यही ग्लूक्योरोनिक एसिड जो है बेटा, वो कहाँ यूज होता है, वो यूज होता है फेज 2 मेटाबॉलिज्म में, है ना। चलो ये अभी इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है आप लोग को पढ़ने के लिए, तो मैं दो रिएक्शन बस कराऊंगी, बाई चांस यदि एग्जाम में आ जाता तो आप लिख सकते हो। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हम इसकी क्या कर लेंगे बेटा, इसकी हम कर लेंगे आइसोमेरिज्म कर लेंगे। ठीक है ना, तो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में केमिस्ट्री दे रहा है, इसलिए हम थोड़ी सी केमिस्ट्री करेंगे, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री करने की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, नंबर 1। ठीक है, ग्लूकोज का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं बेटा, तो क्या बन जाता है, डी ग्लूक्योरोनिक एसिड। देखो स्ट्रक्चर देखते हैं ग्लूकोज का, पहले भी बताया मैंने, CH2OH, CHOH, होल 4 एंड CHO। ठीक है, इसका यदि हम ऑक्सीडेशन कराते हैं किसके प्रेजेंस में, ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में। ठीक है, तो होता क्या बेटा, ये दोनों, ये जो ऊपर ग्रुप है कौन सा,
अल्कोहल ग्रुप और नीचे एल्डिहाइड ग्रुप, दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। किसमें ऑक्सीडाइज हो जाते हैं? एसिडिक ग्रुप में। ठीक है, तो क्या बना लेगा? ये बना लेगा बेटा COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, CHOH होल 4 एंड COOH। क्या बन गया ये? ग्लूक्योरॉनिक एसिड। ठीक है, ये बन गया डी ग्लूक्योरॉनिक एसिड। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराने से हमको क्या मिल जाता है? ग्लूक्योरॉनिक एसिड मिल जाता है। ठीक है, ये हो गया किसके प्रेजेंस में? ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में। यही सेम रिएक्शन यदि हम कराते हैं किसके प्रेजेंस में बेटा? यदि हम इसको H2O2 के प्रेजेंस में, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो वही सेम देखो रिएक्शन, CH2OH CHOH होल 4 CHO। इसको हम कराते हैं किसके प्रेजेंस में? H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में। क्या होगा बेटा? एल्डिहाइड ग्रुप जैसे रहेगा और जो अल्कोहलिक ग्रुप है फर्स्ट नंबर सॉरी 6 नंबर कार्बन पे जो OH ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? COOH में। ये एज सच एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा, है ना। तो यहाँ अंतर किसमें आ रहा है बेटा? सिर्फ अंतर आ रहा है किसमें? इसमें। ये हमारा अल्कोहलिक ग्रुप कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? इसमें, है ना। लेकिन हमारा ये जो है कौन? एल्डिहाइड, वो एज सच एल्डिहाइड ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है ना। तो ये क्या बन गया? सॉरी, एक गलती हो गई थी मेरे से। ये जब दोनों जगह COOH हो गया, है ना, ऊपर भी COOH है और नीचे भी COOH है, तो ये ग्लूक्योरॉनिक एसिड नहीं, वो ग्लूकोनिक एसिड होता है। क्या बेटा होता है बेटा? ग्लूकोनिक एसिड होता है। सही कर लेते हैं इसको, ये ग्लूकोनिक एसिड है ना? क्या है ये? ग्लूकोनिक एसिड है। ग्लूकोनिक एसिड है, ठीक है। और ये जो बना, ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया ग्लूक्योरॉनिक एसिड। अंतर समझ में आया? क्या अंतर है? एक में एल्डिहाइड ग्रुप है तो ग्लूक्योरॉनिक एसिड है, और दोनों में जब COOH है तो कौन सा है? ग्लूकोनिक एसिड है। ठीक है, तो ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में कौन बनता है? ग्लूकोनिक एसिड, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कौन बनता है? डी ग्लूक्योरॉनिक एसिड बन जाता है। ठीक है, ये किसकी बात कर ली हमने? ऑक्सीडेशन की बात कर ली। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसके बाद फिर से बोल रही हूँ बेटा, हमें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इसको करने की। किसके लिए? रिडक्शन के लिए। चलो ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए तो हम रिडक्शन भी कर लेते हैं, इसलिए आता नहीं है एग्जाम में, फिर भी मैं करा दे रही हूँ। रिडक्शन कर लेते हैं। ग्लूकोज का रिडक्शन, ग्लूकोज का रिडक्शन करने से जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो भी अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और सॉर्बिटॉल का फॉर्मेशन कर लेता है। किसका कर लेता है? सॉर्बिटॉल का। देखो फिर से रिएक्शन देख लेते हैं। CH2OH CHOH होल 4 CHO, रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है इसका। क्या हो जाता है? जो हमारा CHO ग्रुप है, कौन सा? CHO, ये जो CHO ग्रुप है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्कोहल में। CH2OH बना लेता है, मतलब क्या बन गया? ये सॉर्बिटॉल बन गया। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शन है बेटा, बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको करने की, आपके सिलेबस, आपको एग्जाम में ये बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि कभी धोखे से केमिस्ट्री ऐड कर देता है, इसलिए मैंने ये सिर्फ 2 रिएक्शन करा दिए हैं और इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात इसमें मेन जो तुम्हारे सिलेबस में हमको करना है वो करना है क्या? आइसोमेरिज्म, ये हमें पता होनी चाहिए, है ना। हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या शो करते हैं बेटा? आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो हम, क्योंकि देखना है, यदि हम फिर से वही बात, हम ग्लूकोज का एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा? ग्लूकोज का। ठीक है, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो क्या होगा? एल्डिहाइड ग्रुप, CHOH 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 और CH2OH। यहाँ देखो बेटा क्या हो रहा है, यहाँ देखो, यहाँ पे ये जो कार्बन है, हम नंबरिंग कर लेते हैं पहले इसकी, 1 2 3 4 5 6, 5 एंड 6। एल्डिहाइड वाला जो एल्डिहाइडिक कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप जो है वहां 1 नंबर और लास्ट में क्या हो गया? 6 नंबर हो गया। यहाँ देखो बेटा ये 4 कार्बन, कौन कौन से? 2 नंबर का कार्बन, 3 नंबर का कार्बन, 4 और 5, 2 3 4 5। ये क्या है बेटा? कौन से कार्बन है ये? कौन से कार्बन है ये? किरल कार्बन है ना। 2 3 4 एंड 5,
ये कौन से कार्बन है? चिरल कार्बन है। ठीक है, क्या होते हैं चिरल कार्बन? ऐसे कार्बन एटम जिनसे कि जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग अलग है, उनको हम क्या कहते हैं? चिरल कार्बन कहते हैं। ठीक है ना, ऐसा कार्बन जिससे जो चार ग्रुप जुड़े हैं, चारों के चारों ग्रुप क्या है? अलग अलग है, तो उसको हम क्या कह देते हैं बेटा? ये कौन सा कार्बन हो गया? चिरल कार्बन हो गया। अब यहाँ देखो, इन चारों कार्बन की तरफ देखते हैं हम, 2, 3, 4 और 5, ये पांचों क्या है बेटा? चिरल कार्बन है। ठीक है ना, ये चिरल कार्बन है। अब जिस भी कंपाउंड में चिरल कार्बन होगा बेटा, वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। वो क्या शो करेगा? वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है? ऐसे कंपाउंड्स या ऐसी आइसोमेरिज्म, ऐसे कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, तो सुनो मेरी बात समझना पहले कि कंपाउंड्स which have chiral carbon changes the direction of rotation of plane polarized light are called optical isomers। ठीक है, अब कोई कंपाउंड कितने ऑप्टिकल आइसोमर बना, सॉरी इसके पहले तो तुम ये समझ लो कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या है, क्योंकि अब ये तुम्हें ये पढ़ा नहीं होगा, इसको थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, थोड़ी सी बात, बस ज्यादा नहीं। अगले सेमेस्टर में फोर्थ समझ में बहुत डिटेल में पढ़ोगे तुम लोग। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं कि देखो बेटा, कोई भी लाइट जो आती है वो बल्ब से आए, कैंडल से आए या सन से आए, ये जो लाइट होती है इसका जो फोटोन होता है वो सभी डायरेक्शंस में क्या करता है? ऑसिलेट करता है। ठीक है, सभी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। अब इस लाइट को हम क्या करें? एक प्रिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं, कौन सा प्रिज्म? निकोल प्रिज्म। इस निकोल प्रिज्म से पार कराते हैं, तो ये जो लाइट है ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो गई? प्लेन पोलराइज्ड। अब इसका जो फोटोन है बेटा, वो एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे परपेंडिकुलरली क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम किसके सॉल्यूशन से पार कराएं? ऐसे कंपाउंड के सॉल्यूशन से पार कराएं जिसके पास क्या हो? जिसके पास चिरल कार्बन हो, है ना। अभी मैंने बताया, ऊपर देखो, हमने बताया ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के पास कितने चिरल कार्बन है? 1, 2, 3, 4। तो ग्लूकोज के पास क्या है? चिरल कार्बन है, तो इसलिए हम इसको चिरल कार्बन के सॉल्यूशन से पार कराते हैं बेटा, मतलब सॉरी, ग्लूकोज के कार्बन सॉल्यूशन से पार कराते हैं। तो ये ग्लूकोज का सॉल्यूशन क्या करता है? इस प्लेन पोलराइज्ड की लाइट की डायरेक्शन को क्या कर देता है? रोटेट कर देता है। कहाँ कर देता है? या तो राइट साइड कर देता है या लेफ्ट साइड कर देता है। ठीक है ना, तो यदि ये राइट साइड कर देता है, दो कंडीशन हो रही है। कहाँ कर दे रहा है? राइट साइड। ओरिजिनली कहाँ हो रहा था बेटा? ओरिजिनली देखो ऐसे हो रहा था ना, ऐसे कैसे हो रहा था? सॉरी, ओरिजिनली हो रहा था ऐसे। अरे ठीक है, ओरिजिनली हो रहा था हमारा ऐसे। ठीक है, इसने क्या किया? इसको राइट साइड में रोटेट कर दिया। ठीक है, या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इसको किस साइड रोटेट कर दे बेटा? लेफ्ट साइड पे, ऐसे। ओरिजिनली कैसे हो रहा था? ओरिजिनली हो रहा था ऐसे। ठीक है, तो जब राइट साइड कर देता है या लेफ्ट साइड कर देता है, जब राइट साइड कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, जब राइट साइड कर देता है तो उसको बोल देते हैं हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी आइसोमर। ठीक है, और जब लेफ्ट साइड कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीवो रोटेटरी। ठीक है, क्या बोल देते हैं? लीवो रोटेटरी या एल आइसोमर। तो हमारा ग्लूकोज जो है दो फॉर्म में आता है। कौन कौन सा ग्लूकोज होता है? डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज।
ठीक है। अब ये इसलिए ग्लूकोज में 4 केरल कार्बन है, और 4 केरल कार्बन के होने के कारण ये क्या शो कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमरिन शो कर रहा है। और इनके पास क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स है। कौन कौन से, डी और एल आइसोमर्स है। ठीक है, ये कौन से आइसोमर्स हो गए बेटा, ऑप्टिकल आइसोमर। डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज किसको क्या है, ये ऑप्टिकल आइसोमर है। ठीक है, फिर दूसरी बात, अब जितने केरल कार्बन होते हैं उसी के हिसाब से ये क्या देता है, स्टीरियो आइसोमर्स देता है। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा, 2 to the power n, where n is the number of केरल कार्बन। n क्या है, नंबर ऑफ केरल कार्बन है। ठीक है, तो ग्लूकोज में कितने केरल कार्बन है, 4 है। कितने हैं, 4 है। इसलिए नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, 2 to the power 4, मतलब 2 into 2 into 2 into 2, तो कितने हो गए, 16 स्टीरियो आइसोमर्स आएंगे किसके, ग्लूकोज के, है ना। ग्लूकोज के कितने स्टीरियो आइसोमर्स आएंगे, 16। देखो, यदि स्टीरियो आइसोमर पढ़नी है ना, उसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है ना, उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे स्टीरियो आइसोमर के लिए। अभी मैंने बहुत शॉर्ट में पढ़ाया, अभी तुम्हें मैंने स्टीरियो आइसोमर्स के लिए बताया ही नहीं कि कैसे होते हैं। इनांशियोमर क्या है, डायस्टीरियोमर क्या है, मीजो कंपाउंड्स क्या है, ये अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तुम बस अभी सिर्फ इतना याद रखो कि ग्लूकोज के पास क्या है, केरल कार्बन है। केरल कार्बन होने के कारण ये क्या दे रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो 2 टाइप के आइसोमर्स दे दिए इसमें, कौन कौन से, डी आइसोमर और एल आइसोमर। ठीक है, और स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है, फॉर्मूला उसका 2 to the power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ केरल कार्बन। तो टोटल हमारे ग्लूकोज में कितने आ जाएंगे स्टीरियो आइसोमर्स, 16 स्टीरियो आइसोमर्स हमारा ग्लूकोज शो करेगा। ठीक है, तो इतना हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है इसकी। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, इसको हम यहीं खत्म करते हैं। ठीक है बेटा, ओके।